हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सी टेट, रीट मेंस और यूपी टेट के लिए एसएसटी पढ़ा रही हूँ और न्यू एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनसे मैं पढ़ा रही हूँ। तो ये जो किताब मैं पढ़ा रही हूँ ये क्लास 6 की बुक है, सोशल साइंस की, और इसका नाम है समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे। ये दूसरी क्लास है। इसके पहले एक वीडियो आ चुका है जिसमें मैं पहला अध्याय कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दूसरा अध्याय है महासागर एवं महाद्वीप। पहला वीडियो यदि नहीं देखा है तो देख लीजिए। उसमें अक्षांश और देशांतर के बारे में बताया गया है और मानचित्र के बारे में बताया गया है, मानचित्र के प्रकार के बारे में, मानचित्र के घटक के बारे में, और इन सब से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो पहला वीडियो यदि नहीं देखा है तो देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दूसरा अध्याय है महासागर एवं महाद्वीप। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, चलिए पढ़ लेते हैं। महासागर ही सब कुछ है। यह पृथ्वी के 7/10 भाग पर व्याप्त है। इसकी श्वास शुद्ध एवं स्वस्थ है। यह विस्तृत निर्जन स्थल है जहाँ मानव कभी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ वह जीवन का अपने आसपास ही अनुभव करता है। महासागर प्रकृति का विस्तृत भंडार है। दूसरे शब्दों में कहें तो संसार का आरंभ महासागरों से हुआ है, और कौन जानता है कि इसका अंत इसी में ना हो। ये जूल्स वर्न ने लिखा है महासागर के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न लिखे हुए हैं जिनके उत्तर आपको इसी अध्याय में पढ़ने के लिए मिलेंगे। क्या प्रश्न लिखे हैं? महासागर एवं महाद्वीप क्या है, उनके नाम क्या हैं, उनका वितरण कैसा है। महासागर एवं महाद्वीप पृथ्वी पर जीवन को, जिसमें मानव जीवन भी सम्मिलित है, किस प्रकार प्रभावित करते हैं। यहाँ पर ये जो चित्र दिया गया है जो आप देख रहे हैं, ये पृथ्वी का चित्र है। क्या लिखा हुआ है? अंतरिक्ष से पृथ्वी का दृश्य। ये अंतरिक्ष से पृथ्वी का एक दृश्य दिखाया जा रहा है। छाया चित्र किसने लिया है? लूनर रिकोनिसेंस ऑर्बिटर द्वारा। इस दृश्य के मध्य में प्रशांत महासागर, बाईं ओर अफ्रीका, ऊपर की ओर भारत एवं एशिया के भाग, दाईं ओर ऑस्ट्रेलिया एवं नीचे की ओर अंटार्कटिका को दर्शाया गया है। तो ये पृथ्वी है। अंतरिक्ष से इसी तरीके की पृथ्वी दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, आइए अब हम अपने ग्लोब की ओर लौटते हैं, क्योंकि जो पहला लेसन पढ़ाया था उसमें ग्लोब से संबंधित ही कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे। तो यही लिखा है, आइए अब हम अपने ग्लोब की ओर लौटते हैं और धीरे धीरे इसे घुमाते हैं। आप चंद्रमा के लिए पृथ्वी के चित्र को भी देख सकते हैं। आपको सबसे अधिक कौन सा रंग दिखाई देता है? निश्चित ही आपको नीला रंग दिख रहा होगा, क्योंकि पृथ्वी को नीला ग्रह ही कहा जाता है, क्योंकि ये नीली दिखाई देती है अंतरिक्ष से देखने पर, और ये चित्र में भी नीली दिखाई गई है। तो निश्चित ही आपको नीला रंग दिख रहा होगा, परंतु यह क्या दर्शाता है? आपने उत्तर का अनुमान लगा लिया होगा। ये नीला रंग क्या दर्शा रहा है? ये जल दर्शा रहा है। इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी की अधिकांश सतह जल से घिरी हुई है, यानी पृथ्वी की जो अधिकांश सतह है उस पर जल है, इसीलिए ये नीले रंग की अंतरिक्ष से दिखाई देती है। वास्तव में पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। इसी कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है, तो 3/4। इसलिए आरंभिक अंतरिक्ष यात्रियों ने स्नेहपूर्वक पृथ्वी को नीला ग्रह कहकर पुकारा है। तो आरंभिक जो अंतरिक्ष यात्री थे इन्होंने पृथ्वी को नीला ग्रह कहा है, और आज भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ग्लोब पर हम जो सबसे बड़ी जलराशियां देखते हैं उन्हें महासागर कहते हैं, यानी ग्लोब पर जो बड़ी बड़ी जलराशियां हैं उन्हें कहा जाता है महासागर।
चित्र में दर्शाए गए पृथ्वी के चित्र में आपको एक अन्य भूरा रंग भी दिखाई देता है, यह भूमि का रंग है। यहाँ पर जो चित्र में भूरा रंग दिखाई दे रहा है ये रंग है भूमि का, और जो नीला रंग है वह जल का है। आगे बढ़ते हैं। जो ग्लोब के लगभग 1/4 भाग पर फैला हुआ है, जो भूमि का रंग दिखाई दे रहा है भूरा रंग, ये ग्लोब के लगभग 1/4 भाग पर फैला है। भूमि के एक बड़े भाग को भूखंड कहते हैं एवं भूमि के एक बड़े निरंतर विस्तार को महाद्वीप कहते हैं। यानी भूमि का एक बड़ा भाग होता है उसे कहा जाता है भूखंड, और भूमि के एक बड़े निरंतर विस्तार को महाद्वीप कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की जलवायु के निर्माण में महासागर एवं महाद्वीप दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी पृथ्वी की जो जलवायु है उसमें महत्वपूर्ण योगदान है महासागर का भी और महाद्वीप का भी। ये जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं, जिनमें सभी जीव जंतु, पौधे एवं मानव जीवन भी सम्मिलित है। हम उनके प्रभाव को अपने इतिहास, संस्कृति एवं अपने दैनिक जीवन पर भी देखते हैं। तो पृथ्वी की जो जलवायु है उसके निर्माण के योगदान में महासागर और महाद्वीप दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है, दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और ये जीवन के सभी पहलुओं को भी प्रभावित करते हैं, जिसमें जीव जंतु भी शामिल हैं, पेड़ पौधे भी शामिल हैं और मानव जीवन भी सम्मिलित है। और इनका प्रभाव अपने इतिहास, संस्कृति और दैनिक जीवन पर भी देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर आदर्श वाक्य शम नो वर्णा अंकित है, जिसका अर्थ है हे वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हों। यह महासागर, आकाश तथा जल से संबंधित वैदिक देवता वरुण की स्तुति है। तो ये आपको याद रखना है। ये जो वाक्य है ये महासागर, आकाश तथा जल से संबंधित वैदिक देवता वरुण की स्तुति है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ ये वाक्य लिखा हुआ है। आगे लिखा है पृथ्वी पर जल एवं भूमि का वितरण। जो पृथ्वी है उस पर जल और भूमि का वितरण कैसा है ये समझाया जा रहा है। लिखा है जैसा कि हम देखते हैं महासागर और महाद्वीप उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में समान रूप से वितरित नहीं हैं। जो महासागर हैं और महाद्वीप हैं ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में समान रूप से वितरित नहीं हैं। यहाँ पर जो ये मानचित्र दर्शाया गया है, उत्तर ध्रुव बाएं एवं दक्षिण ध्रुव दाएं के ऊपर से दिखता पृथ्वी का मानचित्र। आगे लिखा है अब हम चित्र 2.2 में दर्शाए गए 2 मानचित्रों का परीक्षण करते हैं। यहाँ भी नीले रंग से महासागरों एवं उनके छोटे छोटे विस्तार जैसे कि सागर, खाड़ी आदि को दर्शाया गया है। जो नीला रंग आप देख रहे हैं ये महासागर और इनके जो छोटे छोटे विस्तार हैं सागर, खाड़ी, इन सबको दर्शा रहा है। यहाँ पर जो आप ये चित्र देख रहे हैं ये समुद्री जीवन यानी समुद्र में जो जीव जंतु रहते हैं उनके चित्र इसमें दर्शाए गए हैं। थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये प्रवाल भित्ति इसमें आप देख सकते हैं, ब्लैक कलर से करते हैं तो आपको दिखाई देगा। ये प्रवाल भित्ति है। ये समुद्री एनीमोन पर तारामीन, ये तारामीन आप देख सकते हैं, स्टार फिश जिसे कहते हैं। ये शार्क है। ये स्पर्म वेल माँ एवं शिशु इसमें दर्शाया गया है। डॉल्फिन ये उष्णकटिबंधीय बहुरंगी मछलियों के साथ सतही प्रवाल भित्ति, ये बहुरंगी मछलियां हैं, कई रंग की हैं, देख सकते हैं आप, काली भी है, सफ़ेद भी है, पीली भी है। तो ये उष्णकटिबंधीय बहुरंगी मछलियों के साथ सतही प्रवाल भित्ति भी दर्शाई गई है।
ये शैवाल देख सकते हैं, ये एम्परर पेंगुइन, और यहाँ पर बोनियर समुद्री टर्टल, ये समुद्री कछुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागरों में है। यानी पृथ्वी पर जो जल उपलब्ध है उसका अधिकांश भाग कहाँ पर है? महासागरों में। परंतु यह जल लवड़ी है, यानी कि खारा है, इसमें लवण की मात्रा अधिक है एवं मानव सहित बहुत से स्थलीय जीवों के उपभोग के लिए अनुपयोगी है। दूसरी ओर अलवड़ी जल यानी कि पेयजल का पृथ्वी के जल संसाधनों में अत्यल्प हिस्सा है, यानी जो जल मानव के उपयोग के लायक है वह बहुत कम मात्रा में है और जो अनुपयोगी है उसकी मात्रा अधिक है। आगे लिखा है दूसरी ओर अलवड़ी जल यानी जो पेयजल है का पृथ्वी के जल संसाधनों में अत्यल्प हिस्सा है। यह हिमनद यानी ग्लेशियर, नदियों, झीलों, वायुमंडल एवं भूमिगत जल के रूप में व्याप्त है। यानी जो जल मानव के उपयोग के लायक है वह हिमनद यानी ग्लेशियर, नदियों, झीलों, वायुमंडल एवं भूमिगत जल के रूप में व्याप्त है। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो अधिक मात्रा में जल उपलब्ध है वह मानव उपयोग के लायक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब महासागर के बारे में लिखा हुआ है, चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है पृष्ठ 32 पर दिए गए चित्र 2.3 में विश्व के मानचित्र में हम 5 महासागरों प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर एवं दक्षिणी महासागर को देखते हैं। दक्षिणी महासागर यानी कि अंटार्कटिका। यहाँ इस चित्र की बात हो रही है, यहाँ आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो ये 5 महासागर मानचित्र में दर्शाए गए हैं। हमने यहाँ 5 महासागरों के नाम बताए हैं। जैसा कि मानचित्र से यह स्पष्ट है कि ये वास्तव में अलग अलग नहीं हैं। महासागरों का यह सीमांकन प्रचलन से अधिक कुछ नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक जगत ऐसी किन्हीं भी सीमाओं का पालन नहीं करता। उदाहरणतया समुद्री जल विभिन्न महासागरों में बहता रहता है, जो विविधतापूर्ण समुद्री जीवन को समृद्ध करने में सहायक है। अनेक प्रकार के पौधे एवं जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियां इन महासागरों में पाई जाती हैं। तो ये जो महासागर हैं इनमें समुद्री जीव जंतु पाए जाते हैं, अभी आपको दिखाए भी थे जो चित्र में दर्शाए गए हैं। आगे लिखा है समुद्री वनस्पति जगत में छोटे पौधे एवं सभी समुद्री शैवाल सम्मिलित हैं। समुद्री प्राणी जगत में हजारों प्रजातियों की रंगीन मछलियाँ, डॉल्फिन, व्हेल, अनगिनत रहस्यमयी गहरे समुद्री जीव शामिल है। सूर्य की रोशनी वाली सतह से लेकर अंधेरी गहराइयों तक समुद्र के प्रत्येक क्षेत्र में जीवन के विविध रूप पाए जाते हैं। अनेक जीव जंतु समुद्र में पाए जाते हैं, यही यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। समुद्री महासागरों एवं सागरों में पाए जाने वाले अथवा उससे संबंधित वनस्पति जगत, किसी विशेष क्षेत्र अथवा कालखंड में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, उन्हें क्या कहते हैं? वनस्पति जगत। और प्राणी जगत किसी विशेष क्षेत्र अथवा कालखंड में पाए जाने वाले जीव जंतु। ये महासागरों एवं सागरों में पाए जाने वाले या उससे संबंधित हैं। तो वनस्पति जगत और प्राणी जगत इनके बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मानचित्र के बारे में आपको बता ही दिया। इसमें महाद्वीप भी दर्शाए गए हैं। उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया। आगे लिखा है मानचित्र में देखने पर यह स्पष्ट होता है कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, जबकि सबसे
जबकि दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक है। तो ये आपको याद रखना है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। दूसरा सबसे बड़ा है अटलांटिक। हिंद महासागर तीसरे स्थान पर है, जबकि दक्षिणी महासागर चौथे स्थान पर है, और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक है। तो ये क्रम भी आपको याद रखना है, सबसे बड़ा है प्रशांत, उसके बाद अटलांटिक, फिर है हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर, और सबसे छोटा है आर्कटिक। यहाँ महत्वपूर्ण एक तथ्य लिखा हुआ है, जैसा कि महासागरों के मानचित्र से स्पष्ट है कि हिंद महासागर का विस्तार उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण में दक्षिणी महासागर तक है। भारत के दोनों ओर हिंद महासागर के दो भाग दिखाई देते हैं, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। तो ये भी आपको याद रखना है। ये यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये लक्षद्वीप समूह, ये भारत का नक्शा यहाँ पर दर्शाया गया है। लिखा है भारत का यह मानचित्र जैसा ही है, चित्र 1.6 जैसा ही है, किंतु इसमें अरब सागर व बंगाल की खाड़ी को भी दर्शाया गया है। साथ ही इसमें भारत के 2 प्रमुख द्वीप समूहों को भी दर्शाया गया है। यहाँ पर जो ये चित्र दर्शाया गया है, इसमें जो महाद्वीप दर्शाए गए हैं, तो ये यूरोप और एशिया मिलाकर यूरेशिया लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा हुआ है? अब लिखा है महासागर और आपदाएं, यानी जो आपदाएं होती हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। लिखा है इस अध्याय के आरंभ में दिए गए पृथ्वी के चित्र को फिर से देखिए। आपने ध्यान दिया होगा कि पूरी पृथ्वी पर कुछ सफ़ेद आकृतियां दिखाई देती हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे क्या है? चलिए आपको वो पृथ्वी का चित्र फिर से दिखाते हैं जो अंतरिक्ष से लिया गया है। इस चित्र की बात हो रही है। इसमें जो नीला नीला है वह जल है, जो भूरा है वह सतह है, और जो बिल्कुल सफ़ेद है वह है बादल। ये बादल दिखाए गए हैं जो सफ़ेद दिख रहे हैं, और जो भूरे भूरे हैं वह भूखंड है, ये भी याद रखिएगा। तो यही यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है। लिखा है क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्या है? ये बादलों के विशाल समूह हैं। ये बादल महाद्वीपों में वर्षा लाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में होने वाली अपेक्षित मानसूनी वर्षा महासागरों से उत्पन्न होती है। इस वर्षा के अभाव में हमारी कृषि और पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। महासागर तूफानों को भी जन्म देते हैं। अत्यधिक वर्षा वाली विध्वंसक घटनाएं अथवा अति प्रचंड हवाएं जैसे कि चक्रवात विश्व के तटीय क्षेत्रों में दूर दूर तक क्षति पहुंचाते हैं। यानी कि जो अत्यधिक वर्षा होती है ये विध्वंसक होती है, इससे नुकसान होता है। इससे प्रचंड हवाएं चलती हैं, चक्रवात आ जाते हैं, और ये विश्व के तटीय क्षेत्रों में दूर दूर तक क्षति पहुंचाते हैं, यानी कि नुकसान करते हैं। आगे लिखा हुआ है एक अन्य प्राकृतिक आपदा सुनामी भी समुद्र में उत्पन्न होती है। यह विशाल और शक्तिशाली तरंगें होती हैं। सुनामी क्या है? ये विशाल और शक्तिशाली तरंगें होती हैं जो महासागर तल में तीव्र भूकंप अथवा ज्वालामुखी के फटने के कारण होती हैं। यानी महासागर में जब तीव्र भूकंप आता है और जब ज्वालामुखी फट जाती हैं तो इस प्रकार की सुनामी उत्पन्न होती हैं। सुनामी हजारों किलोमीटर तक जाकर तटीय क्षेत्रों को डुबा सकती हैं, जिससे व्यापक स्तर पर हानि होती है। यहाँ एक जो घटना घटी थी सुनामी की, उसके बारे में लिखा हुआ है, जो प्राकृतिक आपदा थी। लिखा है 26 दिसंबर 2004 के दिन हिंद महासागर के आसपास भारत और अन्य 13 देश प्रचंड सुनामी से प्रभावित हुए। यह सुनामी इंडोनेशिया में आई भूकंप के कारण आई थी। इस आपदा में 2 लाख से अधिक लोगों की जान गई। भारत में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु और केरल के तटीय क्षेत्र इससे भीषण रूप से प्रभावित हुए और जान माल की अत्यधिक क्षति हुई। इस प्रकार की सुनामी कभी कभी आती है, किंतु यह अत्यंत विध्वंसकारी होती है। हालांकि तट से टकराने से पहले इसका अनुमान लगाया जा सकता है। बहुत से देश इस प्रकार की पूर्व चेतावनी प्रणाली हेतु मिलजुल कर काम कर रहे हैं।
विशेषकर भारत समेत बहुत से देश हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली में सहयोग कर रहे हैं। इससे जान माल की रक्षा करने के उपायों में सहायता मिलती है। जिन घटनाओं के कारण जान और माल की क्षति होती है उन्हें आपदा प्रबंधन के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है। भारत में सभी प्रकार की आपदाओं का सामना करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। इस अगले अध्याय में हम कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे, तो ये अगले अध्याय में जानने के लिए मिलेगा जो कुछ अन्य उदाहरण है। तो ये महासागर के बारे में बता दिया, जो महासागरीय घटनाएं हैं जिनसे अत्यंत हानि होती है उनके बारे में भी बता दिया है। अब लिखा है महाद्वीपों के बारे में। महासागरों के मानचित्र पर महाद्वीपों को भी दर्शाया गया है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। इस चित्र की बात हो रही है। इसमें जो महाद्वीप दर्शाए गए हैं, जो थोड़े पीले पीले रंग से दर्शाए गए हैं, वो महाद्वीप हैं। आप कितने महाद्वीपों को गिन सकते हैं? इसका उत्तर इतना सरल नहीं है, क्योंकि इनकी गिनती कई प्रकार से की जा सकती है। यह हमारी रुचि पर निर्भर करती है। हम 4 से 7 के बीच किसी भी संख्या की सूची बना सकते हैं। इसके कारण निम्नलिखित हैं। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को सामान्यतः 2 महाद्वीपों में गिना जाता है, परंतु यदि देखा जाए तो यह एक ही भूखंड है। यानी जो उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका है, इन्हें अलग अलग महाद्वीप माना जाता है, लेकिन यदि आप मानचित्र में देखेंगे तो क्या बताया जा रहा है कि ये एक ही भूखंड है। इन्हें एक भी समझा जा सकता है। यूरोप और एशिया को सामान्यतः 2 महाद्वीप माना जाता है। यूरोप अलग माना जाता है, एशिया अलग माना जाता है। यद्यपि मानचित्र में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि वह एक ही भूखंड है, इसीलिए इकट्ठा करके वहां पर दिखाया गया है यूरेशिया, यूरोप और एशिया को मिलाकर। ये आगे लिखा है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से यूरोप का विकास एशिया के विकास से बहुत भिन्न प्रकार से हुआ है, इसलिए इन्हें 2 महाद्वीपों के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि भूगर्भ शास्त्री सामान्यतः इन्हें एक ही महाद्वीप मानते हैं, जिसे यूरेशिया कहा जाता है। अफ्रीका और यूरेशिया को सामान्यतः 2 महाद्वीप समझा जाता है और कभी कभी एक भी समझा जाता है। तालिका में महाद्वीपों की अलग अलग प्रकार की गिनती को सार रूप में लिखिए। ये तालिका दी गई है, इनमें महाद्वीपों की गिनती अलग अलग प्रकार से की जा सकती है। अगर 4 महाद्वीप आप मानते हैं तो अफ्रीका, यूरेशिया, अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका यूरेशिया को एक दर्शाया गया है। 5 महाद्वीप यदि मानते हैं तो अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया। और यदि 6 महाद्वीप मानते हैं तो किस प्रकार से गिनेंगे? अफ्रीका अलग गिनेंगे, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। और 7 महाद्वीप में अलग अलग सभी दर्शाए जाते हैं, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये जो 7 महाद्वीप हैं, इनमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा आपको दोनों ही याद रखने हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। ये जो 7 महाद्वीप यहाँ पर अलग अलग दर्शाए गए हैं, इनमें आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है। क्या लिखा है? आपने ओलंपिक खेलों के प्रतीकों में से एक प्रतीक ओलंपिक के 5 छल्लों को अवश्य देखा होगा। ये छल्ले विश्व भर से खिलाड़ियों को एकत्र होने का प्रतीक हैं। विश्व भर से खिलाड़ियों के एकत्र होने का प्रतीक हैं। इन छल्लों के बारे में बात हो रही है।
इन छल्लों को 5 बसे हुए महाद्वीपों अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। ये जो 5 छल्ले हैं ये 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन कौन से? अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब पृष्ठ 36 पर दिए गए आरेख को देखें जो 7 महाद्वीपों की सूची पर आधारित है। यह उनके वास्तविक आकार को नहीं अपितु सापेक्षिक आकार को दर्शाता है। इस चित्र की बात हो रही है पेज 36 पर। ये जो 7 महाद्वीप दर्शाए गए हैं इनके बारे में, इनका आकार दर्शाया जा रहा है। ये उत्तरी अमेरिका, ये यूरोप, एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अब इसमें यदि सबसे बड़ा पूछा जाए तो एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है द्वीप के बारे में। यदि आपने इस अध्याय के आरंभ में दिए गए 2 मानचित्रों को ध्यानपूर्वक देखा हो तो आपने पाया होगा कि महाद्वीपों में संपूर्ण भूखंड सम्मिलित नहीं है। भूमि के कुछ छोटे छोटे भाग छूट गए हैं। चारों ओर जल से घिरे हुए भूखंड को द्वीप कहते हैं। बस आपको यही परिभाषा तो याद रखनी है। जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ भूखंड होता है वह द्वीप कहलाता है। महाद्वीप भी चारों ओर जल से घिरे होते हैं किंतु आकार में बड़े होने के कारण उन्हें द्वीप नहीं कहा जा सकता। इस ग्रह पर विभिन्न आकार के लाखों द्वीप हैं। जो मानचित्र आपको फिर से दिखा देते हैं चित्र, उसमें जो छोटे छोटे से भूखंड आपको दिखेंगे वही हैं द्वीप। इसमें भी आप देख सकते हैं छोटे छोटे आपको ये भूखंड दिख रहे होंगे इस तरीके के। ये सभी क्या हैं? ये द्वीप हैं और 2.2 में भी दर्शाए गए हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें छोटे छोटे से जो भूखंड हैं यही हैं द्वीप। ये चारों ओर जल से घिरे होते हैं। बस आपको यही याद रखना है, जो चारों ओर जल से घिरा होता है वह होता है द्वीप। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। उसके आकार को समझने के लिए आपको भारत के सबसे बड़े 10 राज्यों के क्षेत्रफल को जोड़ना होगा। तो सबसे बड़ा यदि द्वीप पूछ लिया जाए तो वह है ग्रीनलैंड। यही छोटी छोटी बातें हैं, इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी लोगों को ये याद रखने हैं। सीटेट वाले भी ध्यान दें, रीटमेंस वाले भी ध्यान दें और यूपीटेट वाले भी ध्यान दें। आगे लिखा है भारत में 1300 से अधिक द्वीप हैं। इनमें मुख्य रूप से 2 द्वीप समूह हैं, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं अरब सागर में लक्षद्वीप समूह, जो आपको मैंने चित्र में पहले ही दिखा दिए हैं। 1981 से भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम के अंतर्गत अंटार्कटिका में अन्वेषण किया जा रहा है। अंटार्कटिका ऐसा महाद्वीप है जहाँ की जलवायु बहुत अधिक ठंडी और कठोर है। जो अंटार्कटिका है यहाँ की जलवायु बहुत ठंडी है, यानी कि यहाँ पर ठंड बहुत होती है। 1983 में भारत ने अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री नामक पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन स्थापित किया था। बाद में 2 और बेस स्टेशन स्थापित किए गए। इस सुदूर प्रदेश में भारतीय वैज्ञानिकों के लगभग 40 दलों ने विशेष रूप से जलवायु और पर्यावरण के विकास पर शोध कार्य किए हैं। वैज्ञानिकों के रहने के लिए यहाँ बने आवास में एक पुस्तकालय और यहाँ तक के डाकघर भी है। तो ये आपको याद रखना है, भारत ने 1983 में अंटार्कटिका में एक वैज्ञानिक बेस स्टेशन स्थापित किया था, दक्षिण गंगोत्री। उसके बाद 2 और बेस स्टेशन स्थापित किए गए। उनका नाम क्या है?
मैत्री और भारती, ये भी आपको याद रखने हैं। दक्षिण गंगोत्री 1983 में और बाद में 2 और स्थापित किए गए, मैत्री और भारती। और यहाँ पर एक पुस्तकालय भी है, जो वैज्ञानिक रहते हैं वहाँ उनका आवास है, वहाँ पुस्तकालय भी है और एक डाकघर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है महासागर और जीवन। लिखा है महासागर और महाद्वीप पर्यावरण के अति आवश्यक भाग है। भले ही हम ध्यान ना दें, पर ये हमारे जीवन के अधिकांश पक्षों को प्रभावित करते हैं। हमने उल्लेख किया है कि महासागरों से महाद्वीपों पर वर्षा होती है। यानी जो वर्षा होती है उसका कारण क्या है? महासागरों से ही वर्षा होती है महाद्वीपों पर। यह पृथ्वी के जलचक्र का भाग है, जिसे आप विज्ञान में आगे पढ़ेंगे। उदाहरणार्थ, महासागरों के बिना वर्षा नहीं होगी तो पृथ्वी मरुस्थल बन जाएगी। यह भी ध्यातव्य है कि दुनिया भर की आधी ऑक्सीजन महासागर का वनस्पति जगत उत्पन्न करता है। अब यदि बारिश ही ना हो तो आप कल्पना कर सकते हैं कि पृथ्वी कैसी बन जाएगी, मरुस्थल। यहाँ पर कोई भी कृषि कार्य नहीं हो पाएगा और जो ऑक्सीजन है वो भी महासागर की वनस्पति से उत्पन्न होती है। जो दुनिया भर में जितनी भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आधी ऑक्सीजन महासागर के वनस्पति जगत से उत्पन्न हो रही है। इसीलिए इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। इस प्रकार महासागर जलवायु को नियंत्रित और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। महासागर अनेक प्रकार से मानव जाति को प्रभावित करते हैं। आरंभिक काल से एक ही जगह से दूसरी जगह जाने, सभी प्रकार के सामानों के व्यापार, सैनिक अभियान संचालित करने, भोजन हेतु मछली पकड़ने के लिए लोगों ने महासागरों और सागरों की यात्रा की है। महासागरों ने पूरी दुनिया के तटीय क्षेत्रों पर रहने वाले लोगों की संस्कृति को भी पोषित किया है। उन सभी संस्कृतियों की किंवदंतियों और कहानियों में समुद्र, समुद्री देवताओं और देवियों, समुद्री दैत्यों और समुद्र के कोसों, महासागर के खतरों और उनके आशीर्वाद की बातें मिलती हैं। यानी जो संस्कृति है लोगों की, तटीय क्षेत्रों पर रहने वाले लोगों की संस्कृति को भी महासागरों ने पोषित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उनकी कहानी में आप देखेंगे समुद्री देवी देवताओं के बारे में बताया गया है, समुद्री दैत्यों यानी जो समुद्री राक्षस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है ध्यान रखें, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में महासागर की महत्वपूर्ण भूमिका को याद रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में घोषित किया है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? इन्हीं सबसे प्रश्न बनते हैं। तो आपको याद रखना है 8 जून, क्योंकि महासागर भोजन और औषधि के प्रमुख स्रोतों और जैव मंडल के महत्वपूर्ण भाग के रूप में हमारे ग्रह के फेफड़े के रूप में कार्य करते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह पता चलता है कि मानव की बढ़ती सामुद्रिक गतिविधियों ने महासागरों को प्रदूषित किया है। हम प्रतिवर्ष लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में फेंकते हैं, जो समुद्री जीव जंतुओं का जीवन संकट में डालता है। यानी मनुष्य जो हैं दूषित कर रहे हैं महासागरों को। जो प्लास्टिक का कचरा है वो महासागरों में डाला जा रहा है और इससे जो समुद्री जीव जंतु हैं उनके जीवन को खतरा है, संकट में है उनका जीवन। प्रदूषण के और भी बहुत से प्रकार होते हैं। परिणाम स्वरूप समुद्री पर्यावरण पर खतरा मंडरा रहा है। समुद्रों में आवश्यकता से अधिक मछली पकड़ना भी समुद्री जीवन के पतन का एक और कारण है। हम सभी का सामूहिक दायित्व है कि पृथ्वी और मानवता के भविष्य के लिए महासागरों को बचाने का प्रयास करें। हमें कचरा नहीं डालना चाहिए महासागरों में। समुद्री जीव जंतु हैं, उनको नुकसान है और अत्यधिक मछली पकड़ने से भी समुद्री जीवन का पतन हो रहा है। तो हमें अपना दायित्व समझना चाहिए और पृथ्वी और मानवता के भविष्य के लिए महासागरों को बचाने का प्रयत्न करना है, नुकसान नहीं पहुंचाना है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है आगे बढ़ने से पहले पृथ्वी की सतह पर विस्तृत जलाशयों, महासागर और विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहा जाता है। महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। महाद्वीपों को विभिन्न रूप
विभिन्न प्रकार से गिना जा सकता है, किंतु सामान्यतः इन्हें 7 महाद्वीपों के रूप में गिना जाता है। तो मुख्य रूप से 7 महाद्वीप बताए गए हैं, सातों के नाम आपको याद रखने हैं, बड़े छोटे भी याद रखने हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक है। महासागर सभी प्रकार के समुद्री जीवन को पोषित करते हैं और विश्व की जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अत्यधिक मानवीय गतिविधियों के कारण इन पर गंभीर प्रभाव पड़ा और इन्हें सामूहिक रूप से संरक्षित करने की आवश्यकता है, यानी सभी का दायित्व है और सभी को समझना भी है। लेसन आपका यहीं पर होता है समाप्त। यहीं पर होता है लेसन समाप्त। महासागर और महाद्वीपों के बारे में बताया गया है। अच्छा लेसन है। 1-2 प्रश्न बनने की संभावना इस लेसन से मानी जा सकती है, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं, महासागरों से संबंधित, महाद्वीपों से संबंधित। सीटेट की बात करें तो बड़े और छोटे महाद्वीप कई बार पूछे गए हैं, आपको याद रखने हैं। महासागरों से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है, यूपी टेट में भी पूछा जाता है और रीट मेंस में भी पूछे जाते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रीट मेंस के कई विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि मैम एसएसटी और पढ़ा दीजिए, तो ये वीडियो इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। ये सीटेट वालों के लिए भी है, रीट मेंस वालों के लिए भी है, यूपी टेट वालों के लिए भी है। समय बहुत कम है, आप लोगों को लापरवाही नहीं करनी है, लगातार पढ़ाई करते रहिए। ये आपका जो समय अभी चल रहा है, ये आने वाले आपके भविष्य में बहुत अच्छा परिणाम आपको देगा। अभी आप मेहनत करेंगे, अभी आप परिश्रम करेंगे, इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो लापरवाही नहीं करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।